दोस्तों नमस्कार। रामायण वीडियो के क्रम में ये आर्थिक समीक्षा और बजट का वीडियो है। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं केंद्रीय बजट के और आर्थिक समीक्षा के। इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी अंतरिम बजट हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला बजट और अंतरिम बजट दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 और आर्थिक सर्वेक्षण इस वीडियो में। कोई वीडियो छोड़िएगा नहीं। इन वीडियोस का रिवीजन आपका रामायण में लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो बजट है इसका आकार रहा कितना रहा 39,44,909 करोड़ रुपए, लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा 2021-22 में 6.9% था, 2022-23 में 6.4% अनुमानित है। राजस्व घाटा 2021-22 में 4.7% था, 2022-23 में 3.8% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा 2021-22 में 3.7% था, 2022-23 में 2.6% अनुमानित है। वहीं प्राथमिक घाटा 2021-22 में 3.3% था, 2022-23 में 2.8% अनुमानित है। आर्थिक विकास दर का अनुमान 9.2% लगाया गया है, जो कि आर्थिक समीक्षा में जो अनुमान 8 से 8.5% का है उससे अधिक है। तो बजट में आर्थिक विकास दर 9.2% का अनुमान लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक समीक्षा में अलग है 8 से 8.5% है, जबकि बजट में आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% का अनुमान है। राज्यों को जीएसडीपी में जो स्टेट की जीडीपी होती है उसमें 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। ध्यान रखिएगा, कितने 4% तक, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए ये किया गया है। कितना 0.5%। राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5%, जीडीपी का 4.5%। देखिए ये सभी जो आपने आंकड़े देखे हैं इसके ऊपर, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये जो परसेंटेज है ये किसके तुलना में है? जीडीपी के, ठीक है। तो जीडीपी का इतना परसेंट घाटे हैं ये। तो राजकोषीय घाटा 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मदद दी जाएगी। ये इस बजट में खास बात है। कितने? दोनों तरफ 5 किलोमीटर रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 25 वर्ष आज़ादी के अमृत काल के लिए, अर्थात ये 75वां वर्ष आज़ादी का मनाया जा रहा है, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है कि हम अगले 25 वर्ष के लिए हमारी क्या रणनीति होगी जब हम अमृत काल में 100 वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो अगले 25 वर्ष के लिए 4 प्राथमिकताओं की बात की गई है, रट लीजिएगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, सनराइज अवसर, उदीयमान जो अवसर हैं, ऊर्जा परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना, और चौथा निवेशों का वित्त पोषण। प्रधानमंत्री गतिशक्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत 7 इंजन कारकों की पहचान की गई है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, जलमार्ग, माल परिवहन और लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन सबको एकीकृत किया जाएगा ताकि जो विलंब होता था उससे बचा जा सके, सही समय पे परियोजनाएं पूरी हों और देश की विकास जो वृद्धि दर है, जो ग्रोथ रेट है, उसको बढ़ाया जा सके। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य है। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का, जो कि PPP आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित होंगी, लक्ष्य है। रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की जाएगी। 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विकास अगले 3 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, अगले 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों का विकास होगा। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स अगले 3 वर्षों में ये बनाया जाएगा। कितने? 100, जिनमें पहला थापर नगर झारखंड में ये बनाया जाएगा। हालांकि ये शुरुआत भी इसकी हो गई है, थापर नगर झारखंड में, याद रखिएगा। ये आसनसोल डिवीज़न में आता है। 8 रोपवे परियोजना का प्रारंभ किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। कब? 2022-23 की अवधि में। राज्यों को इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन 50 वर्षों के लिए दिया जाएगा।
2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। कौन कौन? दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। रट लीजिएगा एकदम से। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल की संख्या जो कि पहले 12 थी अब बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी, ये घोषणा है। डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा इसमें की गई है। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में देखें तो उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम ये पोर्टल थे, इनको एकीकृत किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। 5 वर्षों में 6000 करोड़ से अर्थात 6000 करोड़ के बजट से रैंप प्रोग्राम शुरू होगा। तो रैंप प्रोग्राम RAMP किससे संबंधित है पूछेगा तो MSME सेक्टर से, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट 5 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना, जिसमें 1500 करोड़ रुपए ये अनुमानित व्यय है, किया जाएगा। कहाँ के लिए? उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होंगे। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने का लक्ष्य है। कितने? 1.5 लाख डाकघरों को। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। कंपनी को आसानी से बंद करने के लिए, कोई कंपनी आसानी से बंद करने के लिए अब सी-पेस की शुरुआत की गई। कितनी? किसकी? सी-पेस की। 2022-23 हर घर जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। 2022-23 में RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा की गई है। सहकारी समितियों तथा निगमों के लिए टैक्स की दर अब समान कर दी गई है। कितना कर दी गई है? 15% कर दी गई है। तो अब इनके बीच जो अंतर था उसको पाट दिया गया है। सरकार की आय देखें तो सबसे ज़्यादा आय उधार एवं अन्य देयताएं से होती है 35%, फिर GST से होती है 16%, फिर निगम कर से 15%, आयकर और निगम कर बराबर हैं 15-15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। व्यय की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यय भारत सरकार का ब्याज अदायगियों में होता है 20%, फिर करों व शुल्कों में राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है 17%, केंद्रीय योजनाओं में जो व्यय होता है 15%। तो ये क्रमशः व्यय की प्रथम जो शीर्ष मदें हैं उनको हमने बता दिया। शीर्ष सब्सिडी किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है तो पहले नंबर पे खाद्य, दूसरे पे उर्वरक, तीसरे पे पेट्रोलियम। शीर्ष योजनाएं जिसमें सबसे ज़्यादा दिया गया है, बजट का प्रावधान किया गया है तो मनरेगा में 73,000 करोड़ का, प्रधानमंत्री किसान योजना में 68,000 करोड़ का, फिर जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ का। शीर्ष मंत्रालय बजट के मामले में तो पहला रक्षा मंत्रालय, दूसरा उपभोक्ता मामले और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, तीसरा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021, अब ये बजट की जितनी खास बातें हैं हमने इसमें आपको बता दी। अब आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं 2021-22। तो थीम क्या थी इस बार की? ये महत्वपूर्ण है, एजिल अप्रोच, त्वरित दृष्टिकोण। GDP वृद्धि दर देखें तो 2019-20 में 4.2% थी, 2020-21 में निगेटिव रही -7.3%, 2021-22 में 9.2% रही और 2022-23 में ये 8 से 8.5% रहेगी अनुमान किया गया है। ठीक है, वहीं बजट में कितना अनुमान किया गया है? 9.2% का। वित्त वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन GDP लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग $1.4 ट्रिलियन की ज़रूरत है, ये आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहा तो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, ध्यान रखिएगा। सबसे कम प्रभावित जो क्षेत्र रहा प्राथमिक क्षेत्र था। कृषि और उससे जुड़े हुए जो संबद्ध क्षेत्र हैं वो सबसे कम प्रभावित रहे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 तक कितना था? $634 बिलियन। चीन पहले स्थान पे, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पे भारत है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। शीर्ष निर्यात जो वस्तुएं हुई हैं, पेट्रो उत्पाद पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत ने निर्यात किया है, बेचा है। दूसरे नंबर पे मोती व कीमती पत्थर, तीसरे पे लौह व इस्पात, चौथे पे ड्रग फार्मुलेशन और पाँचवें पे सोना और अन्य बहुमूल्य आभूषण। शीर्ष निर्यात गंतव्य अर्थात सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ हुआ है तो USA में सबसे ज़्यादा, फिर UAE, तीसरे पे चीन,
चौथे पे बांग्लादेश, पाँचवें पे हांगकांग। शीर्ष आयात की गई जो वस्तुएं हैं भारत में, पहले नंबर पे कच्चा पेट्रोलियम, दूसरे पे स्वर्ण, तीसरे पे पेट्रो उत्पाद, चौथे पे मोती व कीमती पत्थर, पाँचवें पे कोयला, कोक आदि संबंधित जो पदार्थ हैं। शीर्ष आयात उद्गम मतलब सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से आया, तो चीन से सबसे ज़्यादा, दूसरे पे यूएई, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे सऊदी अरब, पाँचवें पे इराक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात करें भारत में तो शीर्ष 3 देश जहां से एफडीआई प्राप्त हुआ, सिंगापुर पहले स्थान पे, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे मॉरिशस। शीर्ष 3 क्षेत्र जहां जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ, एफडीआई प्राप्त हुआ, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तीसरे पे सेवा क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ। सेवा क्षेत्र में जीवीए सर्वाधिक कहाँ पर रहा, तो चंडीगढ़ का जीवीए सर्वाधिक रहा, ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में अर्थात सेवा क्षेत्र में जीवीए में सर्वाधिक योगदान किसका है, चंडीगढ़ का। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निर्यात ये किसका हुआ, तो समुद्री उत्पाद का सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ, दूसरे स्थान पे चावल, तीसरे स्थान पे मसालों का। विदेशी ऋण की बात करें तो वृद्धि हुई है, सितंबर 2021 तक भारत का जो विदेशी ऋण रहा 593.1 बिलियन डॉलर। कोविड काल में भी पिछले 2 वर्षों में भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। कुल खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में 308.65 मिलियन टन रहा। दलहन उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, तो 33% वृद्धि हुई है 2013 से 2021 के बीच। तिलहन उत्पादन में 2015 से 2020 के बीच 43% की वृद्धि हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। दलहन उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का हिस्सा 25% है लगभग। अंडे के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है विश्व में, मांस उत्पादन में 8वां, मछली उत्पादन में दूसरा, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान 23% अकेले भारत का हिस्सा है। वहीं चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। 91 अंडे प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति तथा 427 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता है भारत में। कृषि आधारित उद्योग अगर देखा जाए तो नंबर 1 कपास सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित अगर देखा जाए उद्योगों में, दूसरे स्थान पे चीनी। रोजगार सृजन के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र, दूसरे स्थान पे कपड़ा उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है तथा वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता व प्रथम आयातक देश है। तो ध्यान रखिएगा, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और प्रथम आयातक देश है वनस्पति तेल के आयात के मामले में। 2020-21 में प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क लंबाई में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है। विद्युत संस्थापित क्षमता में देखा जाए तो पहला स्थान तापीय ऊर्जा का है, दूसरा क्षय ऊर्जा का, तीसरा हाइड्रो एनर्जी जल ऊर्जा का, चौथा नाभिकीय ऊर्जा का। वहीं विद्युत उत्पादन की बात करें, संस्थापित क्षमता अलग होती है, विद्युत उत्पादन अलग होता है, लेकिन यही क्रम रहेगा कमोवेश। तापीय ऊर्जा, फिर दूसरे स्थान पे अक्षय ऊर्जा, तीसरे पे हाइड्रो, चौथे पे नाभिकीय। ठीक, ये इस क्रम में याद रखें। फार्मास्यूटिकल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जेनरिक दवाओं का प्रथम आपूर्तिकर्ता देश है पूरे विश्व में देखा जाए, 20% आपूर्ति भारत करता है। 2021-22 में स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई है, 14,000 से ज़्यादा स्टार्टअप 2021-22 में ये खुले हैं। वर्ष 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। तो अब कुल मिलाकर कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हो गई हैं, 83। स्पेस इकोनॉमी में देखा जाए पूरे विश्व में तो भारत का हिस्सा जो अंतरिक्ष से प्राप्त जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था होती है, पूरे विश्व में भारत का हिस्सा मात्र 2% है। भारत में इस क्षेत्र में लगभग 101 स्टार्टअप्स हैं। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 2021-22 के अनुसार वर्तमान कीमतों पे 1,50,326 रुपये, वहीं स्थिर कीमतों पे 93,973 रुपये प्रति वर्ष लोग यहाँ के एक व्यक्ति यहाँ पर कमाता है। सकल बचत घरेलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बचत होती है, दूसरे स्थान पे निजी निगम, तीसरे पे सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
वहीं रूस, ब्राज़ील व कनाडा शीर्ष 3, अर्थात वन क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो रूस पहले स्थान पे आता है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा, भारत का स्थान 10वां है। वहीं वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता के मामले में देखें, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के मामले में, तो भारत 8वें स्थान पे आता है, जबकि ब्राज़ील पहले स्थान पे, पेरू दूसरे स्थान पे आता है इस मामले में। 2010, अब रूस तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो जंगल भले है लेकिन क्षेत्रफल के प्रतिशतता के मामले में पीछे है वो, इसीलिए क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र उसका बहुत ज़्यादा व्यापक है। 2010 से 2020 की अवधि में वन क्षेत्रफल वृद्धि में भारत का स्थान तीसरा रहा पूरे विश्व में देखा जाए। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र विश्व क्षेत्रफल का कितना है अगर पूछे तो 2% है। 2011 से 2021 में भारत के वनाच्छादन में कितनी वृद्धि हुई? 3% की वृद्धि 2011 से 2021 की अवधि में हुई। अधिकतर जो वृद्धि हुई है 20% लगभग, वो वृद्धि सघन वन क्षेत्रों में हुई है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य आर्थिक समीक्षा बजट के। आगे आने वाले क्रम में जो भी करंट अफेयर्स संबंधित वीडियो रहेंगे उनको ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के लिए ये सभी रामबाण रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।